बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई थी पार्लियामेंट की तरफ से, वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जो हैं वो भी जारी हो गए हैं। लेकिन सदर मुमलिकत साहब को अब अचानक ये ख्याल आया है कि मैंने तो वही उन पर दस्तखत ही नहीं किए थे और मैंने अपने अमले से कहा था कि उन्हें वापस कर दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसमें किस हद तक वज़न है, किस हद तक सुकम है, आइन के तनाज़ुर में हम इसका जायज़ा लेंगे और फिर क्या उन्होंने अपनी लीगल टीम से इस सिलसिले में मशावरत की थी। उनकी लीगल टीम के हेड यानी जो लीगल कंसल्टेंट हैं, वो कौन है? उनकी पीटीआई के जो सेनेटर हैं अली जफर साहब, उनके साथ क्या रिश्तेदारी है। और सदर मुल्क ने जो कहा है कि ना मैंने अपने अमले से कहा था ये बिल वापस कर दिए जाएं, इस बात में किस हद तक सदाकत है। जो सारा दिन ये टीवी चैनल्स पे ये मौजू जो है ये ज़ेर बहस रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ उसमें से मुनफरद निकात जो हैं वो आपके सामने रखें। अब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई है, उनका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है 18 अगस्त को। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सदर ने मंजूरी दे दी, बल्कि ये लिखा हुआ है कि ये तसव्वुर किया जा रहा है कि सदर ने इनकी मंजूरी दे दी है। डीम टू हैव बीन वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब सदर मुमलिकत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वापस करने के लिए कहा था। और ये जो आर्मी एक्ट है ये 2 अगस्त को ऐवान सदर पहुंच जाता है और जो दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 8 अगस्त को वहां पहुंचता है ऐवान सदर। 10 दिन के अंदर अंदर सदर ने उनको या मंजूर करना होता है या वापस करना होता है। ये वापस ऐसे नहीं करना होता जैसे सदर साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं। अब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये 17 तारीख तक सदर ने मंजूर करना था, 10 दिन मुकम्मल हो जाने थे, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया है वो उन्होंने अपना जो सदर वाला ट्विटर अकाउंट है वहां से नहीं किया, बल्कि जो प्राइवेट आरिफ अलवी वाला उनका ट्विटर अकाउंट है वहां से उन्होंने ये ट्वीट किया है। और वो ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्फिक नहीं था। आगे जाके वो कहते हैं मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो बिल जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। ये ट्वीट में एक चीज़ जो सदर वो साहब फरमा रहे हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि बगैर दस्तखतों के वापस कर दिया जाए। ये अमले का इख्तियार ही नहीं है, उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी आ जाता है, दूसरे सेक्रेटरी भी आ जाते हैं। ये जो सदर वापस करता है बिल, ये अपने दस्तखतों के साथ एक पैगाम के साथ वापस करते हैं सदर मुमलिकत। ऐसे नहीं कुछ सेक्शन ऑफिसर नहीं ये लिख के भेज देता कि अब सदर मुमलिकत ने ये कहा है कि ये बिल जो है ये वापस कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता। वो जो बिल इन्होंने 13 बिल वापस किए हैं सदर मुमलिकत ने हाल ही में, तो उनमें से एक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें सदर साहब ये कहते हैं कि 75(1)(b) के तहत इस पैगाम के साथ मैं ये वापस कर रहा हूं कि इससे जो साफी हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कर्टेल होगी, उसमें कमी आएगी, इजाफा नहीं होगा। और उन्होंने फिर वापस भेज दिया। इसी तरह ये जो बिल हैं दोनों जिनके बारे में सदर साहब कह रहे हैं मैंने अपने अमले से कहा कि इसको वापस कर दिया जाए, तो उन्होंने मुझे धोखा दिया, यही कह रहे हैं ना। तो वो भी सदर साहब ने अपने दस्तखतों के साथ पैगाम के साथ वापस करने थे, ये ऐसे ही वापस नहीं करने थे। और फिर 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने ये मंजूर करने होते हैं या वापस करने होते हैं। सदर के पास वीटो पावर नहीं है कि वो अपनी जेब में रख के बैठा रहे बिल और असम्बली बर्खास्त हो जाए या असम्बली जो है उसका अजलास खत्म हो जाए।
یہ اختیار جو ہے یہ امریکی صدر کے پاس ہے۔ امریکی صدر کے پاس اگر کوئی بل آتا ہے، فرض کریں کہ وہ 10 اگست کو ان کے پاس ایک بل آتا ہے منظوری کے لیے، پارلیمنٹ منظور کر کے بھیج دیتی ہے کانگریس، اور صدر صاحب جو ہے وہ اسے 10 دن کے اندر، جو بھی وہاں میعاد مقرر ہے اتنے دن کے اندر اندر انہوں نے اس کو منظور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن صدر کو پتا ہوتا ہے کہ 15 اگست کو جو اجلاس ہے کانگریس کا وہ ملتوی ہو جانا ہے یا ختم ہو جانا ہے، تو وہ اس کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ اگر اجلاس ملتوی ہو جائے یا ختم ہو جائے یا برخاست ہو جائے اجلاس، تو پھر بل اس وقت تک صدر نے منظور نہ کیا ہو تو وہ بل جو ہے وہ مسترد شدہ تصور کیا جاتا ہے، وہ بل ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پاکٹ ویٹو کہتے ہیں کہ جیب میں لے کے پھر رہے ہیں صدر صاحب، یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 76 یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی صورت بن جاتی ہے، اجلاس ختم ہو جاتا ہے، اجلاس منسوخ ہو جاتا ہے، تو بل لیپس نہیں کرتا، ساقط نہیں ہوتا، وہ بل برقرار رہتا ہے۔ جب بھی اجلاس ہوگا، نئی پارلیمنٹ بن کے آتی ہے، نئی قومی اسمبلی بن کے آتی ہے، تو وہ بل جو ہے وہیں سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرے گا۔ ہمارے صدر کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ اب جو آئین کا آرٹیکل 75 ہے وہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس اگر کوئی بل آتا ہے پارلیمنٹ سے منظور ہو کر، تو صدر نے 10 دن کے اندر اندر اسے منظور کرنا ہوتا ہے۔ یا پھر 75 سب آرٹیکل 1B یہ کہتا ہے کہ مالیاتی بل کے علاوہ، یعنی بجٹ کے علاوہ، بجٹ کے سوا جو بھی بل آئے گا ان کے پاس، صدر مملکت کے پاس، تو وہ ایک پیغام کے ساتھ وہ واپس بھیج دیں گے۔ وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ جناب اس کی کسی شک کے بارے میں انہوں نے وہ وضاحت کر دی، صراحت کر دی یا نشاندہی کر دی کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے، یا پورے بل کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے۔ لیکن یہ کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے 10 دن کے اندر اندر، یا منظور کریں گے یا پیغام کے ساتھ واپس کریں گے۔ بغیر پیغام کے، بغیر دستخطوں کے، جیسے صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ اس کو ایسے ہی واپس کر دیں، اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے صدر کے اس اقدام کی۔ اور صدر نے اگر واپس نہیں بھیجا تو اس سے یہ تصور کیا گیا کہ یہ بل صدر صاحب نے منظور کر لیا ہے، کیونکہ جو بل انہوں نے واپس کیے ہیں وہ تو پیغام کے ساتھ واپس کیے ہیں کہ جناب ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ پھر اگر جو صدر واپس کرتا ہے بل تو اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دوبارہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وہ بل دوبارہ منظور ہو جاتا ہے ایز اٹ از، یا پھر صدر نے جو نشاندہی کی گئی ہے اس کے مطابق ترامیم کے ساتھ، تو پھر وہ صدر کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے، اور پھر صدر نے 10 دن کے اندر اندر اس کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ اگر صدر منظور نہیں کرتا اسے 10 دن کے اندر اندر، تو پھر وہ سمجھا جائے گا ڈیم ٹو ہیو بین کہ یہ منظور کر لیا صدر نے، تو پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ صدر کے ٹویٹ کے بعد یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، یا کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ جناب صدر مملکت نے کیونکہ ان بلوں کی منظوری نہیں دی، آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، اس لیے ان کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ترمیمی قانون کے طور پہ، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن صدر صاحب کا ٹویٹ ہی یہ بتا رہا ہے کہ صدر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قانون جو ہے، وہ جو بل ہیں، وہ قانون کا درجہ پا گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو معافی مانگی ہے کہ اللہ صاحب جانتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اس کا مطلب صدر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری اس حرکت سے یا میرے عملے کی اس حرکت کی وجہ سے، جو انہوں نے میرے کہنے کے مطابق بل واپس نہیں کیا، یہ قانون بن گیا ہے، یہ تاثر ملتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر، 10 دن کے اندر اندر واپس بھیج دیں، جنہوں نے نہیں بھیجا۔ یہ میرے کہنے کو عملے نے نہیں بھیجنا ہوتا، وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ صدر کا ایک لیٹر جو ہے، ایک پیغام ہے جو صحافیوں کی پروٹیکشن والا ہے، اس میں صدر کے اپنے دستخط ہیں، عارف الوی صاحب کے۔ اب زبانی کلامی جو مرضی کہتے رہیں، جو رولز آف بزنس ہیں گورنمنٹ کے، ایوان صدر کے، جو آئین اور قانون کے تابع بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ
ज़बानी हुक्म की कोई हैसियत नहीं है, तहरीरी हुक्म जारी करना होता है। क्या सदर मुमलिकत ने समरी मंगवाई थी? क्या दस्तखत किए थे उस पे कि जनाब ये यही लिखना था ना कि मैं समझता हूँ ये आइन से मुतसादम है, ये जो दोनों का कवानीन है। 2 लाइनें लिखनी थी ना, चलो 4 लाइनें और भी, इसके लिए उनके पास एक लीगल टीम है जिससे वो मशावरत कर सकते थे। अब सदर मुमलिकत साहब ने जो मुबहम सा एक ट्वीट कर दिया है कि मैंने अमले से कहा, अमले में मैंने पहले भी अर्ज किया तो उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी आता है और भी आला सतह के बहुत सारे अफसर आते हैं। ऐवान सदर का जो अमला है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तादाद में भी ज़्यादा है। ऐवान सदर के अखराजात वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ज़्यादा हैं। उन्हें मशावरत के लिए ज़्यादा अमला मुयस्सर है और वज़ारत कानून ने फिर इसकी सराहत वज़ाहत कर दी है और वज़ीर कानून ने भी, निगरान वज़ीर कानून और निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये सदर के पास तीसरा ऑप्शन था ही नहीं, या वापस करते या मंजूर करते, उन्होंने अपने पास रखा। तो ये से ये समझा गया कि जनाब वो मंजूर हो गया है और हमारे पास वो कहते हैं वापस नहीं आया। वापस ना आने 10 दिन के अंदर अंदर वापस ना आने का मतलब यही है कि जनाब वो मंजूर हो गया है और वो कहते हैं सदर का जो इकदाम है ये आइन के मुनाफी है। माजी करीब में भी वो भेजते रहे हैं वापस, तो एक पैगाम दे के वापस भेज देते, कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते, जैसे अब ट्वीट किया है वैसे ही ट्वीट कर देते, 2 दिन पहले कर देते ना, 16 तारीख को ट्वीट कर देते कि जनाब वो मैंने मुस्तरद कर दिए हैं। तो फिर वो सोचते जनाब वो सदर ने ट्वीट किया हुआ है, बिल वापस नहीं आए तो पूछ लें क्या मसला है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये जो सदर साहब जो है ना अपने इमाल की खुद जिम्मेदारी उठाएं, अपने अमले पे ना डालें बात। और जिसमें मैंने जिक्र किया कि कौन कौन से लोग आते हैं। अब जो सदर साहब कहते हैं कि मैंने ज़बानी हुक्म जारी किया, उनकी जो लीगल टीम है या लीगल विंग है उसके सरबराह उनके लीगल कंसल्टेंट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं। पूरा एक डायरेक्टोरेट होता है जिसमें एक डायरेक्टर जनरल और 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर आगे और अमला होता है। मेरी इतला के मुताबिक जो इनकी लीगल टीम है या लीगल कंसल्टेंट हैं, उनके साथ इस मौजू पे सदर मुमलिकत ने कोई मशावरत नहीं की, उनसे कोई राय नहीं ली। और वो कौन है, इनके जो लीगल कंसल्टेंट हैं जस्टिस रिटायर्ड, वो कौन है? वो हैं जनाब सैयद ज़हाद हुसैन साहब। सैयद ज़हाद हुसैन का एसएम जफर और अली जफर के साथ क्या रिश्ता है? ये चक काजियां के रहने वाले हैं नारोवाल के। सैयद ज़हाद हुसैन साहब भी और एसएम जफर जो हैं, इनका जो आबाई इलाका है वो चक काजियां है जिला नारोवाल में। और ये एसएम जफर की एक भांजी हैं, उनके शौहर हैं जस्टिस सैयद ज़हाद हुसैन साहब। यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में रिश्ते में बहनोई लगते हैं अली जफर साहब के। और इनको लगवाया भी इस ओहदे पर एसएम जफर और अली जफर साहब ने कोशिशें करके ये लगवाया है। ये इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ, जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना, तो इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठा लिया था। लेकिन फिर वो 31 मई 2009 में जब जजमेंट आई है तो पीसीओ वाले तमाम जज फारग कर दिए गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फारग कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि इन्होंने पीसीओ के तहत, मुशर्रफ वाला पीसीओ जो था, बाद वाला 2007 वाला पीसीओ, उसके तहत हलफ उठा लिया था। लेकिन फिर इनकी शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है, ये बात माननी पड़ेगी। ज़हाद हुसैन साहब बहुत शरीफ आदमी है। इनको फिर वहाँ कंसल्टेंट के तौर पे तैनात कर दिया गया ऐवान सदर में। और ऐवान सदर में जो कंसल्टेंट होता है, जो उसने बतौर जज आखिरी तनख्वाह ली होती है, वहाँ से उसकी तनख्वाह शुरू होती है। और फिर वहाँ 3 साल के लिए इनका तकर्रर था। और इसी दौरान एक और बीच में पड़ गए फैज़ हमीद साहब। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब, अभी बेचारों का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ है। तो वो जूनियर जज थे, यानी कि सीनियरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे उनका नाम था। काजी वो फैज़ हमीद साहब और साकम निसार और फिर वो जो हम ख्याल सारा ग्रुप है, वो उन पर बड़ा मेहरबान था कि उनको ऊपर लेके जाना है। उनके रिटायरमेंट का इंतज़ार किया गया। फिर वो जो अहलियत की शराइत हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, उस पर पूरा उतरे। और फिर उन्हें जब साकम निसार साहब का दौर आया, अप्रैल मेरे ख्याल 24 अप्रैल
2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और फिर 3 साल उन्होंने वहाँ काम किया और फिर मार्च 2022 में वो रिटायर हुए। तो उसी दौरान जो उनका टेन्योर था वो ख़त्म हो गया, ज़ाहिद हुसैन साहब का पहला 3 साल वाला जो टेन्योर था। तो अब इन्होंने ये किया, फैज़ हमीद साहब और ये सारा ग्रुप जो था, ये चाहता था कि जनाब काज़ी साहब को रिटायरमेंट के साथ, यार ये जो हम ख्याल जजेस को एक जुमकड़ा इकट्ठा कर रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट, काज़ी अमीन साहब भी उनमें शामिल थे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वाला जो रेफरेंस है, उस केस में काज़ी अमीन साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जजमेंट दी हुई है और इनसे वादा था कि आपको बाद में नवाजा जाएगा। और फिर इन्होंने ये कोशिश की, बल्कि नोटिफिकेशन मुबैना तौर पे नोटिफिकेशन हो गया इनका कंसल्टेंट का, ऐवान सदर के कंसल्टेंट का, लेकिन फिर बीच में एस.एम. ज़फ़र और अली ज़फ़र वगैरह जो हैं ये बीच में पड़े। उन्होंने कुछ अदलिया को इधर उधर किया, मोल्ड किया और फिर कुछ फैज़ हमीद साहब के साथ बातचीत हुई, जो भी करना था, और फिर इनको एक्सटेंशन दे दी गई ज़ाहिद हुसैन साहब को। अब मेरी इत्तला के मुताबिक इनके साथ मुशावरत नहीं की गई इस मौजू पे, और वो जो ज़राए हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट होते हैं, वो आम तौर पे उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, जो मोहतसब नहीं होते, वफाकी मोहतसब, टैक्स के, बैंकों के, वैसे वफाकी मोहतसब जो हैं, उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलें आती हैं ना, ये सुनवाई करते हैं उनकी, और फिर वो सदर को भेजते हैं और सदर जो है उनको मंजूर कर लेते हैं, साइन मार देता है। सदर ने सिर्फ साइन ही मारने होते हैं। सुनवाई उन अपीलों की, समाअत उन अपीलों की, ये लीगल कंसल्टेंट साहब करते हैं। लेकिन सदर साहब जो हैं उनके साथ दीगर मामलात पर भी जो है वो कंसल्टेशन करते हैं। वो अटार्नी जनरल से कंसल्टेशन कर सकते थे, सदर मुमलकत दीगर वकला से भी मुशावरत कर सकते थे। मेरी इत्तला के मुताबिक जो ऐवान सदर में उनकी लीगल टीम है, ऑफिशियल लीगल टीम, उसके साथ सदर मुमलकत ने मुशावरत नहीं की और ना ही सदर ने बिल वापस भिजवाने के लिए उन्हें कोई हिदायत जारी की। अब पता नहीं सदर मुमलकत ने ये क्यों जारी करें, हालांकि वो जो मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ, साइफर वाला, साइफर की गुमशुदगी वाला, तीनों मुलजम उसके गिरफ्तार हो गए। चौथे मुलजम जो है आजम खान साहब, वो वादा माफ गवाह बन गए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के। इमरान खान जो तोशाखाना केस में सजा भुगत रहे हैं अटक जेल में, उनकी गिरफ्तारी भी इस मुकदमे में डाल दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं, असद उमर साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बज़ाहिर इन बिलों में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसे हम आइन से मुतसादम करार दे सकें। एक शिक थी कि जनाब जो हसास अदारे हैं उनको ये इख्तियार दिया गया था वो कि बगैर वारंट लिए किसी भी घर में दाखिल हो सकते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, चीज़ें कब्जे में ले सकते हैं। वो तो शिक पार्लियामेंट ने वैसे ही निकाल दी थी। और फिर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ इमरान खान के खिलाफ, वो तो 15 अगस्त को दर्ज हो गया था। इस तरमीम की मंजूरी से पहले ही, गजट नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही वो मुकदमा दर्ज हो गया था। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है ना कि नए कानून के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो नया कानून है, उसके तहत एक खसूसी अदालत बननी होती है इन जराइम की समाअत के लिए, इन जराइम से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत के लिए, और उसने 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होता है। ये एक इतना फ़र्क पड़ता है। या सज़ा जो है 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दी, पहले जुर्माने का तयन नहीं था, अब 10 लाख रुपए जुर्माना साथ कर दिया। वो जो दूसरा है ना कि जनाब फौजी तनसीबात से मुतल्लिका कोई खुफिया मालूमात या आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से मुतल्लिका मालूमात, उसमें उम्र कैद और सजाए मौत है। इसमें तो 3 साल सजा है, और ये बेलेबल ज़ाहिर है वो इतनी छोटी सजा का जो जुर्म होता है वो काबिले बेलेबल होता है, काबिले ज़मानत होता है। तो और दूसरा आर्मी एक्ट जो है वो तो फौजियों के अपने मुतल्लिका मामलात हैं कि जनाब 2 साल के तक जो है रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिस्सा नहीं लेना सियासत में, और फिर अगर हिस्सा लेंगे तो फिर उनके लिए सज़ा मुकर्रर कर दी उन्होंने। और जो हसास ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, DGISI हो गया, MI वाले हो गए DG, और फिर कोर कमांडर्स भी मेरा ख्याल है उसमें शामिल किए जा सकते हैं। यानी की पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसमें तो मेरा और आपका
کوئی اتنا عمل دخل ہی نہیں ہے اس معاملے میں. وہ تو فوجیوں کا اپنے معاملات ہیں، ان سے متعلق وہ ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس سے بھی عمران خان کی صحت پہ یا عمران خان کے مقدمے پہ اس کا کیا اثر پڑنے والا تھا؟ تو صدر صاحب کو کیا اس میں ایسی اچکل آئی کہ جناب انہوں نے یہ واردات ڈال دی اور کر دیا؟ اور جو اسلام آباد میں افواہیں ہیں نا، اسلام آباد میں افواہیں یہ ہیں کہ صدر مملکت صاحب کا ستمبر میں ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگلے صدر کے انتخاب تک، عہدہ سنبھالنے تک، وہ چاہے 2 سال نہ الیکشن ہو، صدر نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں جن کو صدر مملکت صاحب کا کنٹینیو کرنا جو ہے یہ پسند نہیں ہے. تو اسلام آباد میں یہ افواہیں ہیں کہ صدر صاحب پہ کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے. ویسے تو آئین کے تحت جو ہے صدر جو ہیں وہ وفاق کی علامت ہوتے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہوتے ہیں فوج کے، پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. جو آرٹیکل 50 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے مراد صدر، سینٹ اور قومی اسمبلی. تو پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کو چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سینٹ میں لے جائیں معاملے کو. جناب یہ انہوں نے اپنے اس عملے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ کارروائی اس لیے نہیں کی، میرا خیال ہے کہ تحریری شکل میں کوئی چیز موجود ہی نہیں. زبانی کلامی کیا ہوتا ہے؟ ان کو چاہیے تھا پھر آخری دن پوچھتے کہ بھائی دکھاؤ مجھے کس لیٹر کے تحت آپ نے بھیجا ہے، میرے دستخط کیوں نہیں کروائے؟ دستخط ضروری ہوتے ہیں صدر کے. یہ بس انہوں نے وہ کہتے ہیں جناب بابر اعوان صاحب کے صدر نے اپنا کام کر دیا. کیا کام کر دیا جناب؟ اب یہ معاملہ زیادہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے، پی ٹی اے والے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صدر نے منظوری نہیں دی تو یہ بل جو ہیں یہ منظور شدہ تصور نہیں کیے جائیں گے، تو مستقبل میں آگے جا کے بہت پرابلمس پیدا ہوں گے. یہ تو صدر، جو بھی صدر آئے گا وہ واپس نہیں بھیجے گا، اپنے پاس رکھ لے گا، ان کو جیب میں ڈال کے پھرتا رہے گا. وہ 10 دن والی جو پابندی ہے وہ پھر کہاں جائے گی؟ صدر صاحب نے وائلیشن کی ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اپنے پاس رکھ کے واپس نہ بھیج کے، اور تساہل غفلت کا مظاہرہ کیا ہے صدر صاحب نے یہ حرکت کر کے. بہرحال جو باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ صدر صاحب کے دن تھوڑے ہیں، تو میں بھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں، خبر نہیں ہے میری. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.